अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरा नाम नुमान खालिद है और आपको यूट्यूब के इस मुनफरद चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी पे खुश आमदीद कहते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम लेक्चर नंबर 6 को डिस्कस करेंगे और ये हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 1 को कवर करेगा। ये प्रॉब्लम नंबर 1 हम अपनी प्रैक्टिस बुक में से डिस्कस कर रहे हैं और ये प्रैक्टिस बुक मौज़म मुग़ल साहब की है और ये जो टैक्स ईयर होगा इस बुक के ऊपर प्रिंट किया हुआ वो 2024-25 होगा। तो अगर आपके पास रीसेंट अपडेटेड बुक नहीं है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आप इस बुक को बाय करें या आपके पास हार्ड फॉर्म में हो और न्यूमेरिकल वहाँ से करें। एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वहाँ से आता है पेपर में। अगर आपके पास नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है या टाइम नहीं है, अवेलेबल नहीं है, तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर के ऊपर रब्ता करें तो ये बुक जो है वो मुझसे फ्री ऑफ कॉस्ट में ले लें। अच्छा बच्चों, इससे पहले हमने 5 लेक्चर स्पेंड किए हैं जिसका लिंक मैंने आपके इस चैनल लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहाँ से वो 5 लेक्चर जो है वो ज़रूर देखें। उन 5 लेक्चर में से एक में हमने पूरे बुक का सिलेबस और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। फिर हमने पोर्शन डिस्कस किया है कि न्यूमेरिकल किसको कहते हैं, फिर टैक्स ईयर को, फिर न्यूमेरिकल का फॉर्मेट, फिर जितने भी सैलरी से मुतलका वाले पॉइंट्स हैं उन सबको डिस्कस किया। और आज हम उन लेक्चर्स को गो थ्रू करने के बाद इस कैपेसिटी में हैं कि हम प्रॉब्लम नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। ये प्रॉब्लम नंबर 1, आपने इसको इजी नहीं लेना। ये फर्स्ट प्रॉब्लम नहीं कंसिडर करनी। ये एक दफ़ा पास पेपर में थोड़ी सी चेंजिंग के बाद जो है वह पूछा गया क्वेश्चन है। सो हमारे लिए ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले कि हम लोग इस डिस्कशन का आगाज़ करें, मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा उन तमाम स्टूडेंट्स का, उन तमाम टीचर्स का, उन तमाम व्यूअर्स का जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा उन तमाम लोगों से कि जो अभी हमारे चैनल पे नए हैं लेकिन किसी रीज़न से आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। मेरे बच्चों, ये चैनल सब्सक्राइब आप करते हैं तो हमें इससे इकोनॉमिक बेनिफिट होता है और यही वो वाहद काम है आप ऑनलाइन रहते हुए हमारे लिए कर सकते हैं। अच्छा बच्चों, हम आते हैं प्रॉब्लम नंबर 1 की तरफ। एनुअल पेपर में ये प्रॉब्लम नंबर 8 होगी। क्वेश्चन में एग्जामिनर इसको 8th क्वेश्चन के तौर पर देता है, जो पंजाब यूनिवर्सिटी का, गुजरात का, सरगोदा यूनिवर्सिटी का, जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद का, ओपन यूनिवर्सिटी का जो पेपर होता है उसमें ये प्रॉब्लम नंबर 8 होता है। CSS PMS में ये डिफरेंट ऑर्डर में आता है। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट द टैक्स, इनकम टैक्स पेबल। ये अल्टीमेट हमारा ऑब्जेक्टिव है कि इसका साल का कितना टैक्स बनेगा ये हमने कैलकुलेट करना है। बाय मिस्टर मोहम्मद अनायत, ये उस पार्टी का नाम है। फॉर दी टैक्स ईयर एंडेड 30th जून 2024। सर अभी तो 2025 चल रहा है तो हम 24 क्यों लिखेंगे? ये हमने अपने पास लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस किया था कि टैक्स ईयर हम कौन सा पढ़ते हैं, टैक्स ईयर हम एंडिंग 30 जून 2024 ही क्यों लिखेंगे। तो रिक्वेस्ट है कि आप वो ज़रूर देखें। उस लेक्चर का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, बल्कि पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मौजूद है। आपने जस्ट क्लिक करना है, वो ऑलरेडी अरेंज है लेक्चर नंबर 1 2 3 4 के तौर पर, तो आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। अच्छा जी, फर्स्ट पॉइंट है बेसिक सैलरी। ये है 1 लाख पर मंथ इन द स्केल ऑफ 80,000, 5,000 एंड 150,000। ये बेटा जी जो बेसिक सैलरी है जब भी आएगी ये सेक्शन 12 में जाएगी और फुली टैक्सेबल होगी। सेक्शन 12 फुली टैक्सेबल। बोनस ये भी सेक्शन 12 में जाएगा और फुली टैक्सेबल होगा। इंटरटेनमेंट अलाउंस, बेटा जी अलाउंस जितने भी है ना अमूमन वो आपके पास टैक्सेबल ही होंगे सेक्शन 12 में। सो इंटरटेनमेंट अलाउंस सेक्शन 12 फुली टैक्सेबल। हाउस रेंट अलाउंस एट द रेट ऑफ 50% ऑफ मिनिमम टाइम स्केल। मेरे बच्चों, ये जो पोर्शन था ना फर्स्ट पॉइंट में, ये पे स्केल था। इस पे स्केल को जब आपने लिखना है तो इसका लेफ्ट साइड, इसका जो स्टार्टिंग पे स्केल है, इसकी जो कम अज कम तनख्वाह है, इसका मतलब ये होता है कि इस बंदे को इस स्केल में रहते हुए कम अज कम तनख्वाह या स्टार्टिंग सैलरी या इनिशियल सैलरी 80,000 मिलेगी। 5,000 का सालाना इंक्रीमेंट मिलेगा और इसी स्केल में रहते हुए उसकी जो मैक्सिमम पे होगी उसको 1,50,000 दी जाएगी। ये जो 80,000 है ये मिनिमम टाइम स्केल है और 150,000 मैक्सिमम टाइम स्केल है। तो अभी इसको हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा जो मिनिमम टाइम स्केल है 80,000, हम उसका 50% लेंगे। बट ये मंथली है, हम इसको एनुअली में कन्वर्ट करेंगे। जब एनुअली में कन्वर्ट करेंगे तब हम जो है वो इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा जी, इस हाउस रेंट अलाउंस का करना क्या है, हमने इसको सेक्शन 12 में लिखना है और ये फुली टैक्सेबल होगा जी। कन्वेंस अलाउंस सेक्शन 12
फुली टैक्सेबल। टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर आर एस 40,000। प्यारे बच्चों, हमारे मालिक ने हमारा एक्सपेंस अदा किया। अगर एम्प्लॉयर एक्सपेंस ना करता पे तो हमें पे करना था, हमारा बेनिफिट था। ठीक है, हमारा एक्सपेंस था जो हमारे एम्प्लॉयर ने पे कर दिया, ये हमें बेनिफिट हुआ। बेनिफिट जितने भी हैं वो सारे के सारे टैक्सेबल हैं। लेकिन वो बेनिफिट जो हमें एम्प्लॉयर से मिले, कैश या कैश के अलावा, उसको बेटा जी हमने सैलरी में डिस्कस करना होता है। सो इनकम फ्रॉम सैलरी, सेक्शन 12, फुली टैक्सेबल। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट है जक़ात वाज डिडक्टेड आर एस 3 लाख। 3 लाख रुपया बतौर जक़ात डिडक्ट किया गया। ये जो जक़ात है ये आपने टोटल इनकम में से लेस करना है। किस में से लेस करना है? टोटल इनकम में से। रीइंबर्समेंट ऑफ इंटरनेट बिल। अच्छा, रीइंबर्समेंट से मुराद ये है कि पहले एक्सपेंस हुआ, फिर आपने दोबारा पैसे दिए, और उसके बदले में पहले एक्सपेंस हुआ, उसके बदले में आपने पेमेंट की, और पेमेंट करने के बाद आपको वो पैसे वापस मिल गए, तो उस कंसेप्ट को या उस चीज़ को आप नाम दे देते हैं, डेट इज द रीइंबर्समेंट यूज फॉर पर्सनल पर्पज। अब ये जो रीइंबर्समेंट हुई है ना इंटरनेट की, ये पर्सनल पर्पज के लिए हुई है, और अगर पर्सनल पर्पज के लिए हो तो फिर ये हमारे लिए बेनिफिट होता है, और ये बेनिफिट टैक्सेबल है। बेसिकली हम कर रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 1, इनकम टैक्स की। तो उसमें हमारे पास पॉइंट आया था पॉइंट नंबर 8, कि ये इंटरनेट बिल जो है ये हमारे पास री इम्बर्स हुए हैं, और जब भी री इम्बर्समेंट होगी इंटरनेट बिल की, बट ये यूज फॉर पर्सनल पर्पज है, इसलिए हम इसको टैक्सेबल करेंगे। अगर यूज फॉर ये बिजनेस पर्पज होता बेटा जी, तो फिर हम इसको माफ कर देते। इनकैशमेंट अगेंस्ट अनअवेल लीव। अच्छा जी, पहले ये देख ले, लीव छुट्टियां अनअवेल, जो छुट्टियां नहीं ली उनके बदले में आपने पेमेंट ले ली, ये सेक्शन 12 में जाएगा, फुली टैक्सेबल होगा। इंटरेस्ट फ्री लोन ऑब्टेन फ्रॉम एम्प्लॉय एट द रेट ऑफ 0%, क्योंकि जब इंटरेस्ट फ्री है तो फिर एट द रेट 0% हो गया, और एम्प्लॉयर से लोन है 13 लाख। प्यारे बच्चों, लोन फॉर एम्प्लॉयर के लिए दो कंडीशन होनी चाहिए। लोन की अमाउंट 10 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए जी सर, ये 13 लाख है, और सूद का रेट 10% से कम होना चाहिए सर जी, ये इंटरेस्ट फ्री है। तो अभी क्या करना है, इस लोन की अमाउंट 13 लाख का 10% लेना है, और इसको डायरेक्ट आपने आउटर कॉलम में प्लेस कर देना है। नेक्स्ट पॉइंट है जी आपके पास मेडिकल अलाउंस। ये जो मेडिकल अलाउंस है ये भी सेक्शन 12 में ही आएगा, लेकिन ये जो मेडिकल अलाउंस है सेक्शन 12 में तो प्लेस होगा, बट ये एग्जेम्प्ट होगा 10% ऑफ बेसिक सैलरी। हमारे पास एक महीने की बेसिक सैलरी 1 लाख है, आप इसको मल्टीप्लाइड बाय 12 करेंगे तो 12 लाख हो जाएगा। उसका आप 10% लेंगे, 1,20,000 आएगा, तो 1,25 में से 1,20 आएगा, जो अजाफी अमाउंट है 5,000 वो टैक्सेबल होगी। कैसे होगी इसको न्यूमेरिकल में देख लेते हैं। फिक्स्ड एजुकेशनल अलाउंस फॉर चिल्ड्रन। अच्छा, बच्चों के लिए फिक्स एजुकेशनल अलाउंस मिला है। ये जो फिक्स एजुकेशनल अलाउंस फॉर चिल्ड्रन है ये आपके लिए सेक्शन 12 में ही आएगा, और फुली टैक्सेबल होगा। टेलीफोन बिल पेड बाय एम्प्लॉय हिमसेल्फ, ये बेटा जी एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस सोर्स ऑफ इनकम में नहीं आते, सो ये वाला पॉइंट रेलिवेंट नहीं है। बट नेक्स्ट पॉइंट उसने लिखा है टैक्स पेड विद टेलीफोन बिल आर एस 5,000, कि टेलीफोन बिल के ऊपर जो टैक्स पे हुआ है वो 5,000 हुआ है। कितना हुआ जी? 5,000। ये एडवांस टैक्स है। ठीक है, एक ये वाला पॉइंट एडवांस टैक्स है, और एक टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर, ये एडवांस टैक्स है। ये दो एडवांस टैक्स है। तो ये जो एडवांस टैक्स हैं इनको हमने टोटल जो टैक्स कैलकुलेट होगा ना उसमें से लेस करते हैं ना। होटल बिल पेड बाय कंपनी रिलेटिंग टू ऑफिशियल ड्यूटी। अच्छा यार, ये जो ऑफिशियल ड्यूटी है ना ये आपके पास एग्जेम्प्ट होगी, अगर ये पर्सनल होता तो फिर हम इसको टैक्सेबल करते हैं। यूटिलिटी अलाउंस सेक्शन 12 फुल टैक्सेबल। यूटिलिटी अलाउंस से मुराद ये होता है बिजली के बदले में, बिजली के बिल के बदले में आपको फिक्स पैसे मिल गए, टेलीफोन बिल के बदले में पैसे मिल गए, गैस के बिल के बदले में पैसे मिल गए, वो चाहे बिल उतना आए या ना आए, इसलिए जो अलाउंस है ये फुल टैक्सेबल है। स्पेशल अलाउंस टू मीट ऑफिशियल ड्यूटी 50,000, बट एक्चुअल एक्सपेंडिचर फॉर मीटिंग द ऑफिशियल ड्यूटी इज 40,000। 50 में से 40 सब्ट्रैक्ट करें तो बाकी 10,000 आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। सेक्शन 12 टैक्सेबल। अच्छा जी, 17 पॉइंट। टीवी ये एक एसेट है, एंड रेफ्रिजरेटर ये भी एक एसेट है, प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर, ये एम्प्लॉयर दे रहा है, ओनली फॉर द यूज ऑफ एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर ने कहा अपने मुलाजिम को, जिसके लिए हम ये अकाउंटिंग कर रहे हैं टैक्स की, कि भाई आप ये इस्तेमाल करें। कास्टिंग 1
1,80,000, 1,80,000 का, ऑन विच, जिसके ऊपर कंपनी चार्ज डेप्रिसिएशन, कंपनी डेप्रिसिएशन चार्ज करती है, कंपनी की ओनरशिप है, एसेट कंपनी का है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी कंपनी लिख रही है ऑन इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट। बट ये एक्सपेंस तो लिख रही है कंपनी, लेकिन इस्तेमाल कौन कर रहा है? एम्प्लॉय कर रहा है, और वो एम्प्लॉय जिसके लिए हम ये न्यूमेरिकल देख रहे हैं। तो अभी सर इसका ट्रीट क्या करना है? अभी बेटा जी वो एक्सपेंस जो एम्प्लॉयर ने अपने पेटे में डाल लिया है, अपने पल्ले डाल लिया है, या अपनी तरफ लिख लिया है, लेकिन बेनिफिट उसका कौन लेता रहा है? एम्प्लॉय। वो एम्प्लॉय के लिए बेनिफिट है कि अगर उसी का एसेट होता, वो डेप्रिसिएशन चार्ज करता, तो उसको एक्सपेंस लिखता, तो इसने नहीं लिखा। सो मीनवाइल इसका ट्रीटमेंट क्या होगा कि हम 1,80,000 का 20% लेंगे और सेक्शन 12 में इसको टैक्सेबल करेंगे। टैक्स डिडक्टेड फ्रॉम सैलरी ड्यूरिंग द पीरियड 88,000, ये एडवांस टैक्स है। ये जैसे ऊपर दो टैक्स आए हैं एडवांस, एक टैक्स पेड विद टेलीफोन बिल और एक टैक्स पेड बाय एम्प्लॉय। तो जैसे इसको ट्रीट करना सेम, वैसे इसको भी करेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट है जी, लास्ट पॉइंट, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉयर टू इंश्योरेंस कंपनी। एम्प्लॉयर ने ना इंश्योरेंस कंपनी को पे किया, हमें नहीं पे किया। अंडर द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट 65,000। गो के ये हमारा ही बेनिफिट है, मीन्स का अल्टीमेट हमें बेनिफिट मिलना है, लेकिन ये जब बेनिफिट मिलेगा तब हम इसकी ट्रीटमेंट करेंगे। अभी तो हम बीमार नहीं हुए, हमने अपना चेकअप वगैरह नहीं करवाया, हमने मेडिसिन नहीं ली, ट्रीटमेंट नहीं लिया, तो अभी हमारे लिए ये बेनिफिट नहीं है। एम्प्लॉय और इंश्योरेंस कंपनी की ये डील है, हमारे पैसे उसमें से रिimburse नहीं हुए, सो ये पॉइंट हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है। ये हमारे लिए सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, चाहे हमारे एम्प्लॉयर ने हमारे लिए किया है। अच्छा बच्चों, सालाना इम्तिहान में ना हर क्वेश्चन जो आपके पास ये वाला आएगा, क्वेश्चन न्यूमेरिकल का क्वेश्चन नंबर 8, उसके नीचे ये वाला टेबल भी बना होगा। और ये वो टेबल है कि जिसमें रेट मेंशन किए गए हैं सैलरीड पर्सन के लिए टैक्स ईयर 2024, इसके मुताबिक हमने टैक्स चार्ज करना होगा। इसको कैसे यूज करेंगे ये हम जरा बाद में देखते हैं। अभी हम आ जाते हैं जी इसके सॉल्यूशन की तरफ। हाँ, ये ज़रा रेलिवेंट पॉइंट है, इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। प्यारे बच्चों, जब आपने सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है ना, तो इस बात का आपने ख्याल रखना है कि हम राइट साइड पे दो कॉलम बनाएंगे। जो बिल्कुल राइट साइड का कॉलम है ये टैक्सेबल का होगा, और जो बाकी का कॉलम है वो हमारे लिए एग्जेम्प्ट का ट्रीट किया जाएगा। जो हमने इससे पहले स्केच पढ़ा था वो ये था कि हम जब भी न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम नेम ऑफ टैक्स पेयर लिखेंगे। इस क्वेश्चन में नेम है मौजूद, यहाँ से ढूंढते हैं जी, कहाँ पे है? ये है मिस्टर मोहम्मद अनायत। तो ये आज भी हम यही लिखेंगे। हर क्वेश्चन में उसने एक नाम मेंशन करना है, वो आपने लाजमी लिखना है। इसको आप जरा पेज के सेंटर में कर लीजिएगा। देन आप लिख लीजिएगा जी टैक्स ईयर, और टैक्स ईयर है 2024। देन टैक्स ईयर एंडिंग, ये भाई ये एंड कब होगा हर क्वेश्चन में? 30 जून 2024। और ये हमने फर्स्ट न्यूमेरिकल में अंडरस्टैंड लेक्चर में अंडरस्टैंड किया था कैसा हम क्यों करेंगे। देन रेजिडेंशियल स्टेटस, और बेटा जी रेजिडेंशियल स्टेटस हमेशा रेजिडेंट कंसिडर किया जाएगा। देन कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स पेबल, ये हम कंसिडर कर लेंगे। अच्छा जी बच्चे, जब आप ये न्यूमेरिकल का फॉर्मेट बना लें, तो अब आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करना शुरू कर दें। आप सबसे पहले यहाँ पे लिखें सोर्स ऑफ इनकम, और पहला सोर्स ऑफ इनकम जिसके बारे में ये वाला सारा न्यूमेरिकल है वो है इनकम फ्रॉम सैलरी। ये इसको ऐसे कर देते हैं जी, इनकम फ्रॉम सैलरी। और यहाँ पे आप लिख लें जी सेक्शन 12। प्यारे बच्चों, ये वाला जो पोर्शन है ना, हेडिंग ये वाली, ये आपने ना मार्कर से देना है। ये जो मैंने बोल्ड कर दिया है, ये इनकम फ्रॉम सैलरी सेक्शन 12, ये भी बेटा जी आपने ना मार्कर से लिख देना है। अच्छा, अब बाकी के जो पॉइंट है ना वो आपने मार्कर से नहीं लिखने। अच्छा, बाकी के पॉइंट्स क्या हैं? वो यही पॉइंट्स हैं जिनको हमने लिखना है। तो हम ऐसा करते हैं, अपने टाइम को बचाने के लिए इन सब को यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, और मैं बारी बारी सबका ट्रीटमेंट बता देता हूँ। मैंने कहा जी पहला पॉइंट है बेसिक सैलरी। यहाँ पे आप जाइएगा, बेसिक सैलरी लिखें। 1 लाख पर 1 लाख पर मंथ है, इसको आप इसी तरह लिखिएगा बेसिक सैलरी।
और ये जो पर मंथ वाली वैल्यू है, RS 1 लाख पर मंथ, आप ऐसा कीजिएगा जी, बेसिक सैलरी ब्रैकेट में इसको कीजिएगा, मल्टीप्लाइड बाय 12 लिखिएगा, और जो इसकी अमाउंट आए उसको आप डायरेक्ट आउटर कॉलम में प्लेस कर दीजिए। ऐसे करके आउटर कॉलम में, ये आउटर कॉलम है। अच्छा जी, यहाँ पे अब आ गया ये पोर्शन। इसको ना आपने यहाँ पे लिख देना जी, पे स्केल, मार्कर के साथ, सॉरी मार्कर के साथ ना लिखे, बल्कि बॉल पॉइंट के साथ लिख लीजिएगा पे स्केल। और इसका कुछ भी प्रोड्यूस करके अमाउंट ना टैक्सेबल में लिखना है ना एग्जाम्प्ट में लिखना है। दूसरा पॉइंट है जी बोनस। बोनस जो है बेटा जी, ये सेक्शन 12 में जाएगा, और सेक्शन 12 में ये फुली टैक्सेबल होगा। इसकी अमाउंट है जी 3,50,000। अच्छा जी, बोनस के बाद इंटरटेनमेंट अलाउंस, ये भी सेक्शन 12 में जाएगा, और आपके पास ये फुली टैक्सेबल होगा। जो फुली टैक्सेबल है ना बेटा जी, वो आउटर कॉलम में आपने लिखनी है अमाउंट, वो आपने इनर कॉलम में नहीं लिखना। अच्छा जी बच्चे, नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है हाउस रेंट अलाउंस। ये जरा समझ लें, एट द रेट ऑफ 50% ऑफ मिनिमम टाइम स्केल, आप इसको लिख लीजिएगा, हाउस रेंट अलाउंस एट द रेट ऑफ MTS, मिनिमम टाइम स्केल। अब आपके पास पे स्केल में जो मिनिमम टाइम स्केल है वो है 80,000। 80,000 मल्टीप्लाइड बाय 12, जो अमाउंट आए उसका 50%। अगर हम इसका मिनिमम टाइम स्केल लेंगे, इसका 50% चार्ज करेंगे, तो वैल्यू आती है 4,80,000, 4,80,000। सो ये हमारे पास अमाउंट आएगी, जिसको हम यहाँ पे अपने पास प्लेस कर लेंगे। अच्छा जी प्यारे बच्चों, ये अमाउंट हमारे पास कुछ इस तरह से प्लेस हो जाएगी। हमने डिस्कस किया कि इंटरटेनमेंट अलाउंस जब भी आएगा फुली टैक्सेबल होगा। हाउस रेंट अलाउंस, ये क्योंकि 50% ऑफ MTS है तो ये टैक्सेबल किया जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कन्वेंस अलाउंस। कन्वेंस अलाउंस भी जब भी आएगा ना बेटा जी, आपने इसको आउटर कॉलम में ही लिखना है, आपने इसको टैक्सेबल ही करना है। ये वाली जो कन्वेंस अलाउंस की अमाउंट है, ये आपके पास फुली टैक्सेबल होगी। अच्छा जी, टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर, ये भी हमें बेनिफिट हुआ, ये सेक्शन 12 में फुली टैक्सेबल किया जाएगा। अच्छा जी बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है ज़कात वाज डिडक्टेड। ज़कात को तब ट्रीट करना है जब आप टोटल इनकम कैलकुलेट कर चुके हो। अभी हमने टोटल इनकम कैलकुलेट नहीं की, तो फिर हम ये वाला पॉइंट यहाँ पे प्लेस नहीं करेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास रीइंबर्समेंट ऑफ इंटरनेट बिल यूज फॉर पर्सनल पर्पज। अच्छा, क्योंकि ये पर्सनल पर्पज के लिए यूज किया गया है, तो फिर इस पॉइंट को आपने फुली टैक्सेबल करना है। अगर ये प्राइवेट पर्पज के लिए होता है ना बेटा जी, तो फिर हम इसको कंसीडर ना करते, फिर हम इसको टैक्सेबल करते, एग्जेम्प्ट करते। ये है पर्सनल पर्पस या प्राइवेट पर्पस। तो पर्सनल या प्राइवेट हो तो आपने इसको आउटर कॉलम में प्लेस करना है, और आउटर कॉलम में आपने इसको फुली टैक्सेबल करना है। लेकिन अगर ये बिजनेस पर्पस के लिए होता, तो मेरे बच्चों फिर हम इसको एग्जेम्प्ट कर देते। अभी ये पर्सनल पर्पस है, प्राइवेट पर्पस है, एम्प्लॉय के ज़ाती इस्तेमाल के लिए है, इसलिए आप इसको टैक्सेबल करेंगे। अच्छा जी मेरे बच्चे, नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है इनकैशमेंट अगेंस्ट अनअवेल लीव। ये भी सेक्शन 12 में फुली टैक्सेबल होगा। इंटरेस्ट फ्री लोन ऑब्टेन फ्रॉम एम्प्लॉयर। अच्छा, इसको जरा देख लें प्यारे बच्चों। जो इंटरेस्ट फ्री लोन है ना, इसको टैक्स करने के लिए हमने ऑलरेडी बात डिस्कस की थी कि लोन की टैक्सेबिलिटी के लिए हमारे पास दो कंडीशन पूरी होनी चाहिए। एक तो लोन की अमाउंट 10 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए, दूसरा इसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो 10% से कम होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में दोनों हमारी कंडीशन जो है, या जो दोनों क्राइटेरियाज हैं, वो हमारे मीट हो रहे हैं। तो अब देखते हैं जी कैसे करते हैं जी। ये जो लोन की अमाउंट है 13 लाख, इसको बेटा जी आपने इनर कॉलम में लिखना है। इसको मेरे बच्चे राइट साइड पे लिखें, अंडरलाइन करें, और यहाँ पे प्लेस कर दें। आपने क्या करना है जी, इसी 13 लाख का 10% चार्ज कर देना है।
10% क्यों? क्योंकि हमें 10% बेनिफिट मिला, इसके ऊपर बेंचमार्क रेट जो है 10% है, इस वजह से। नेक्स्ट पॉइंट है जी मेडिकल अलाउंस। ये जो मेडिकल अलाउंस है ना, अगर अकेला है ना तो ये एग्जाम्प्ट होता है 10% ऑफ बेसिक सैलरी। इस क्वेश्चन में आप मेडिकल अलाउंस के अमाउंट इनर कॉलम में लिखेंगे, माइनस एग्जाम्प्ट अप टू 10% ऑफ बेसिक सैलरी, 1,20,000 का 10%। इसका बेटा जी आप 10% यहाँ पे लें, 1,20,000, जो वैल्यू आए उसको आप यहाँ पे प्लेस कर दें 5,000 के तौर पर। ये 1,20,000 कहाँ से आया? सॉरी, ये 120 की बजाय आप लिखें 12 लाख। अच्छा, 12 लाख कहाँ से आया? ये यहाँ से, ये जो फर्स्ट पॉइंट, 10% ऑफ बेसिक सैलरी, इस वजह से मैंने यहाँ पे 12 लाख यहाँ पे लिखा है। फिक्स एजुकेशनल अलाउंस फॉर चिल्ड्रन बेनिफिट है, और बेनिफिट जो हमें एम्प्लॉयर से मिले वो इनकम फ्रॉम सैलरी में जाएंगे और बेनिफिट टैक्सेबल करेंगे। टेलीफोन बिल पेड बाय एम्प्लॉय हिमसेल्फ, ये एडवांस टैक्स के तौर पर होगा। होटल बिल पेड बाय कंपनी रिलेटिंग टू ऑफिशियल ड्यूटी। अच्छा, ये क्योंकि ऑफिशियल ड्यूटी आ गया, तो ऑफिशियल ड्यूटी तो मेरे बच्चों हमने डिस्कस किया था कि हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं होगी। ऑफिशियल ड्यूटी जो है इसका फ़ायदा तो हमारे बिजनेस को होगा, हमारे एम्प्लॉयर को होगा। तो अगर हमारे एम्प्लॉयर को होगा तो फिर हम इसको एग्जेम्प्ट कंसिडर करेंगे, हम इसको टैक्सेबल कंसिडर नहीं करेंगे। हाँ, अलबत्ता अभी इसकी क्या प्लेसमेंट होगी वो देखते हैं जी। होटल बिल पेड बाय कंपनी रिलेटिंग टू ऑफिशियल ड्यूटी, ये एग्जाम्प्ट कॉलम में लिख रहा हूं मैं, आउटर में नहीं लेके जा रहा। अच्छा जी, यूटिलिटी अलाउंस, ये बेनिफिट है, ये आउटर में जाएगा और टैक्सेबल हो जाएगा। अच्छा बच्चों, अगर आपने गौर किया हो, तो यूटिलिटी अलाउंस जो है ये हमने आउटर कॉलम में लिखा है और फुल टैक्सेबल किया। जो इनर कॉलम में लिखा है उसको अंडरलाइन हम जरूर करते हैं अमाउंट। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है स्पेशल अलाउंस टू मीट ऑफिशियल ड्यूटी। हम ऑफिशियल ड्यूटी परफॉर्म करने गए, उसके लिए हमें अलाउंस मिला 50,000 का, लेकिन उसमें से यूज कितना हुआ? 40,000 का। तो बाकी हमारे लिए क्या है? पोर्शन, एडिशनल पोर्शन है। वो जो एडिशनल पोर्शन है वो हमारे लिए बेनिफिट है, उसको हम टैक्सेबल कर देंगे, आउटर कॉलम में प्लेस कर देंगे। टीवी एंड रेफ्रिजरेटर प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर ओनली फॉर द यूज ऑफ एम्प्लॉय, और इसके ऊपर जो कंपनी डेप्रिसिएशन चार्ज करती है वो 20% चार्ज करती है। आप इसको सिंपली लिखिएगा, डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन ऑन टीवी एंड रेफ्रिजरेटर प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर, कि ये हमारे एम्प्लॉयर ने प्रोवाइड किया था, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन है और वो 20% के हिसाब से है। बेटा जी 1,80,000 का हम 20% लेंगे, तो जो इसकी अमाउंट आएगी उसको हम आउटर कॉलम में प्लेस कर देंगे, और वो मेरे पास अमाउंट कैलकुलेट होके आ रही है 36,000। टैक्स डिडक्टेड ड्यूरिंग द सैलरी, ये एडवांस टैक्स है, और हेल्थ इंश्योरेंस का पॉइंट हम प्लेस नहीं करेंगे। यहाँ तक बेटा जी एक सोर्स ऑफ इनकम, या ऐसे समझ लें कि जो टोटल सैलरी के पॉइंट्स थे जो आज के न्यूमेरिकल में थे वो हमने यहाँ पे सॉल्व किए। एनुअल पेपर में मुमकिन है कि वो इसके साथ साथ बिजनेस के पॉइंट भी दे, प्रॉपर्टी के भी दे, कैपिटल गेन के भी दे और अदर सोर्सेज के भी दे। अभी क्योंकि हमने अपनी प्लेलिस्ट में सिर्फ उतना पोर्शन डिस्कस किया है जो सैलरी से मुतल्लिक है, इसलिए मैंने अभी न्यूमेरिकल भी वही करवाया है जो अभी सिर्फ सैलरी से मुतल्लिक है। तो आने वाले दिनों में जब हम इसके 5 न्यूमेरिकल सॉल्व कर चुके होंगे, तो फिर उसके बाद हम इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी को भी डिस्कस करेंगे, इनकम फ्रॉम बिजनेस को भी करेंगे, कैपिटल गेन को भी करेंगे और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज को भी करेंगे। तो तब तक हमारे बहुत सारे और पॉइंट भी क्लियर हो चुके होंगे, और तब हम अपने जो न्यूमेरिकल को है वो मजीद एक्सटेंड कर चुके होंगे। मीनवाइल आज के पॉइंट्स या आज के न्यूमेरिकल में जो टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट होना था उसको हमने यहाँ पे आपके साथ शेयर किया। अब आते हैं
टोटल टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करना। यहाँ पे आपने फर्स्ट स्टेप में लिखना है टोटल इनकम, कि उसकी कुल आमदनी कितनी थी, उसके पास कुल कैश इनफ्लो कितना था। वो आता है जी 25,91,000। इसमें से ना बेटा जी हम लेस किया करते हैं तीन चीजों को। अ, वो तीन चीजें कौन कौन सी हैं? ज़कात, वर्कर वेलफेयर फंड एंड ट्यूशन फीस। उनमें से अभी एक क्वेश्चन में मेंशन है, वो ज़कात है। अच्छा प्यारे बच्चों, मैंने ना एक फॉर्मेट भी बनाया हुआ है, मैंने गालबन आपसे इससे पहले शेयर किया था। उसमें मैंने तमाम सोर्स ऑफ इनकम, जो इनकम फ्रॉम सैलरी, प्रॉपर्टी, बिजनेस है, उनको मेंशन किया है। वो टैक्सेबल होंगे या एग्जेम्प्ट होंगे। अगर आपके पास अभी वो नहीं है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें, मैं आपको वो फ्री ऑफ कास्ट प्रोवाइड कर देता हूँ। तो वहां से क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आप चीज़ों की हेल्प ले सकते हैं। ले जी, अभी आ गया हमारे पास पॉइंट ज़कात लेस ज़कात पेड। जब आप ज़कात लेस कर देंगे तो हमारे पास अमाउंट बचेगी 22,91,000। इसको आप नाम दे दीजिएगा जी एक्चुअल इनकम ऑब्लिक टोटल टैक्सेबल इनकम। अच्छा, ये एक्चुअल इनकम और टोटल टैक्सेबल इनकम में क्या डिफरेंस है, इसको आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। अलबत्ता अभी आप इतना याद रखें कि ये हमारे पास टोटल टैक्सेबल इनकम है। अच्छा मेरे बच्चों, अब इसमें से जब आप एक्चुअल इनकम कैलकुलेट कर चुके हो या टोटल टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट कर चुके हो, तो तब आपने क्या करना है, इसको डबल लाइन कर देना है। इसको आपने डबल लाइन कर देना है कि हम इसको मजीद किसी जगह पे ऐड नहीं करेंगे। अब बारी आती है कैलकुलेशन ऑफ टोटल टैक्स पेबल, कैलकुलेशन ऑफ इनकम टैक्स पेबल। इसको हम इनकम टैक्स लाइबिलिटी भी कहते हैं, कि भाई अब हम जो इस पर्सन का बनने वाला टैक्स है उसको कैलकुलेट करेंगे। अभी तक क्या किया है, इस पर्सन से मुतलका जो टोटल इनकम है वो कितनी है, तो पहले अभी हमने डिसाइड किया टोटल इनकम। अब हम डिसाइड करते हैं कि हमारे पास जो टोटल इनकम के ऊपर लगने वाला टैक्स है वो कितनी अमाउंट है। यहाँ पे आपकी तवज्जो ज़रा ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी। मैंने कहा था कि ये सालाना इम्तिहान में हमारे क्वेश्चन के नीचे टेबल होगा। इसमें क्या लिखा है, फॉलोइंग विल बी द रेट ऑफ टैक्स फॉर द सैलरीड पर्सन फॉर द टैक्स ईयर 2024। इसको ऑपरेट कैसे करना है। हमारी इनकम कितनी है, 22,91,000। ये सीरियल नंबर है 1 2 3 4 5 6। और ये टैक्सेबल इनकम है कि अगर हमारी इनकम इतनी हो, और ये उसके ऊपर रेट है। पहली बात ये कि हमारी इनकम है 22 लाख, और फर्स्ट स्लैब में क्या कहता है, वेयर टैक्सेबल इनकम डज नॉट एक्सीड 6 लाख। तो ये हमारी डोमेन नहीं है। सेकंड पे चलते हैं, वेयर टैक्सेबल इनकम एक्सीड 6 लाख बट डज नॉट एक्सीड 12 लाख। ये हमारे पास डोमेन जो है ये भी नहीं है। उसकी रीजन ये है कि हमारी इनकम तो 22 लाख है। तीसरे पे चढ़ते हैं, वेयर टैक्सेबल इनकम एक्सीड 12 लाख बट डज नॉट एक्सीड 24 लाख। ये 12 लाख से ज्यादा हो लेकिन 24 लाख से ज्यादा ना हो, हाँ हम इसमें फॉल करते हैं, क्योंकि हमारी इनकम 24 लाख से कम है लेकिन 12 से ज्यादा है। अब वो क्या कहता है कि इसमें टैक्स आपने कैसे चार्ज करना है, RS 15,000, ये 15,000, ये पक्का है, ये फिक्स है, प्लस अब वो कहता है इसमें आप ऐड भी करें। अच्छा जी, ऐड कर देंगे, किसको ऐड करेंगे, 15% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 12 लाख, जो 12 लाख है उससे ज्यादा जो अमाउंट है, अमाउंट एक्सीडिंग 12 लाख। ये जो 12 लाख है ना, यहां से ही आपने शुरू करनी है। इसका मतलब ये होगा कि ये जो स्लैब है इसमें जो फिक्स पोर्शन है वो 12 लाख तक है। जैसा कि अगर नेक्स्ट को देखें तो ये 24 लाख पे है, इसका मतलब है इसमें जो फिक्स पोर्शन है 1,65,000, ये 24 लाख पे है। जैसा कि थर्ड पे चलें 36 लाख है, तो इसका मतलब है फिक्स पोर्शन 4, 35, 36 लाख तक है। सो हमने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आप पहले लिख दीजिएगा जी, जब आपने स्लैब पढ़ी तो फिक्स पोर्शन कितना है, 15,000। इस स्लैब में जहाँ पे अमाउंट कितनी है, 12 लाख, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए जी इनकम टैक्स अप टू 12 लाख। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा जी इनकम टैक्स ऑन बैलेंस, कि भाई हमारी 22,91,000 अमाउंट थी, जिसमें से हमने 12 लाख की वर्किंग कर ली,
तो जो बाकी अमाउंट है उसके ऊपर हमने क्या करना है, टैक्स पे करना है। और वो जो बैलेंस अमाउंट बचती है, जो अजाफी अमाउंट बचती है, उसके ऊपर आपने टैक्स कितना चार्ज करना है, वो मेरे बच्चों आपने 12.5% चार्ज करना है। तो अगर आप इसका 12.5% चार्ज करें, कैलकुलेट करें, तो जो अमाउंट आएगी उसको आप यहाँ पे प्लेस कर दीजिएगा, 1,36,375। इन दोनों को ऐड कर दीजिएगा, इस 15,000 को भी और 136,375 को भी। मेरे बच्चों ये अमाउंट आ जाएगी 151,375। ये अभी तक हमारा टैक्स पेएबल है। ये हमारी इस इनकम के ऊपर टैक्स पेएबल है। ये दो पोर्शन में आया, एक पोर्शन जो फिक्स था और एक पोर्शन जो वेरिएबल था। फिक्स पोर्शन 15,000 था और कितनी अमाउंट पे था ये मेंशन नहीं किया, लेकिन हमने असेस किया कि जब उसने आखिरी हिस्से में कहा 12% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग, 12.5% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 12 लाख, तो 12 लाख तक फिक्स किया। उसके बाद हमने वेरिएबल के तौर पर चार्ज किया। अच्छा मेरे बच्चों, जब हम टोटल इनकम कैलकुलेट कर चुके होते हैं तो वैसे तो ये 10 स्टेप है टोटल, लेकिन उनको हम 5वें लेक्चर के बाद डिटेल डिस्कस करेंगे कि ये कौन कौन से 10 स्टेप्स होते हैं। अभी हम उसको नहीं करेंगे। अभी हम ये देखेंगे कि जितना भी एडवांस टैक्स हमसे चार्ज किया गया है उस सारे को लेस कर देंगे, लेस एडवांस टैक्स। अब मेरे बच्चों हमारे पास तीन तरह का एडवांस टैक्स था। एक टैक्स डिडक्टेड फ्रॉम सैलरी था, कि भाई उसने कहा था कि सैलरी में से टैक्स डिडक्ट किया गया है 88,000, पॉइंट नंबर 18 में। उसको मेरे बच्चों ने यहाँ पे लिख लेना है, 88,000। अच्छा बेटा जी, नेक्स्ट उसने पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया था, टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर। हमारे एम्प्लॉयर ने हमारे हिस्से का ऑलरेडी पे किया है, पेड बाय एम्प्लॉयर। ये भी हमारा एडवांस टैक्स है, हमारे लिए सोर्स ऑफ इनकम भी है और एडवांस टैक्स भी है। एक टैक्स वो था जो हमने टेलीफोन बिल के ऊपर पे किया है। ठीक है जी, यहाँ पे आपने लिख देना है, टैक्स पेड विद टेलीफोन बिल। इन तीनों वैल्यूज को बेटा जी आप टोटल कीजिएगा। टोटल करके आउटर कॉलम में जो अभी तक आपका टैक्स कैलकुलेट होने वाला आया था उसमें से माइनस कर दीजिएगा। इसका टोटल करें तो 133,000, और इस वैल्यू को आप यहाँ से लेस कर दें तो आपके पास अमाउंट आ जाती है 18,375। और इसको आप बेटा जी यहाँ पे लिख दीजिएगा, नेट टैक्स पेबल विद रिटर्न, पेबल विद रिटर्न। ले बच्चों, ये हमारा आज का न्यूमेरिकल था। होप सो कि आपको समझ आई होगी। मे भी कुछ पॉइंट्स ऐसे हों जो आपको समझ ना आई हो, लेकिन आप एटलीस्ट उस सिचुएशन से बहुत बेहतर होंगे जब आपको इस न्यूमेरिकल के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं था। जो पॉइंट्स हों वो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर या मेरे इस लेक्चर के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उसको आंसर कर सकूं। इससे पहले अगर कि आप इस लेक्चर पे नए हैं तो फिर स्ट्रांगली रिकमेंडेड ये है कि आप इसके पहले जो 5 लेक्चर हैं वो ज़रूर देखें। हाजिर होंगे बेटा जी नए लेक्चर में, जिसमें हम अपने पास प्रॉब्लम नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। और ये भी मौज़म मुगल साहब की बुक में से है। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इनकम फ्रॉम सैलरी से मुतल्लिक़ है। ओके बच्चों, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।